डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम नए अध्याय की ओर चलेंगे। जो नया अध्याय है वो है तलपट। आप नवबोध प्रकाशन का पुस्तक में देख सकते हैं। नवबोध प्रकाशन का पुस्तक लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। चैप्टर जो है 9 तलपट, पेज नंबर होगा 317-18, देख लीजिएगा 316-17। ठीक है, तो आज हम लोग तलपट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि तलपट क्या होता है, तो तलपट क्यों बनाया जाता है इसको पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद तलपट बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे, और तलपट का अर्थ क्या होता है ये भी हमको मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए, हम जो है सबसे पहले जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं, मतलब पंजी प्रविष्टि करते हैं। पंजी प्रविष्टि करने के पश्चात हमको करना पड़ता है खाता बही। खाता बही बनाते हैं। खाता बही जो है पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम क्या बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं। और खाता बही का जो शेष आता है, उन शेषों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या बनाया जाता है, तलपट बनाते हैं। ठीक है, तो खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया गया जो विवरण है वह क्या कहलाता है, हमारा तलपट कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तलपट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा सूची, मतलब तलपट खाता बही के खातों से ज्ञात किए गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग या शेषों की किसी निश्चित तिथि को बनाई जाने वाली सूची है, जो खाता बही की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच के लिए जांच के उद्देश्य से बनाई जाती है। यह एक विवरण है या यह खाता बही नहीं है। क्लियर हो गया। तो तलपट क्या है, तो तलपट जो है गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, किसकी गणितीय शुद्धता की जांच, कि हमने जो एंट्री किया है वह जो है सही है कि नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, इसकी जानकारी के लिए जो है हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। और ये तलपट कैसे बनता है, तो जो हमारा खाता बही है, खाता बही में जो शेष हैं, डेबिट शेष या क्रेडिट शेष जो आते हैं, उस शेष को लेकर के हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो और खाता बही कहाँ से बनता है, तो खाता बही पंजी प्रविष्टि के आधार पर बनाते हैं हम। पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम खाता बही बनाते हैं, और खाता बही से हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। तलपट जो है खाता बही के शेषों के आधार पर हम तैयार करते हैं, और यह निश्चित तिथि को बनाई जाती है। एक निश्चित तिथि को इसको हम बनाते हैं। क्लियर हो गया। तलपट बनाने की आवश्यकता, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तलपट बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, तो पहला जो है बहियों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच हेतु। तो तलपट जो है अंक गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अंक गणितीय संबंधी त्रुटि नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा है योग करने में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। योग करने में जो है त्रुटि हो जाता है कई बार, तो उसकी जांच के लिए भी तलपट बनाया जाता है। जैसे जब किसी बही में जोड़ लगाने में कोई भूल हो जाती है तो तलपट नहीं मिलेगा। इस कारण यह है कि खाता बही में खतौनी करते समय भी वह गलत राशि लिख दी जाती है, और शेष निकालने में भी शुद्धि यथावत रहती है। क्लियर हो गया। तो दूसरा है योग करने में अगर कोई त्रुटि हो गया तो उसका पता लग जाता है तलपट के आधार पर। तीसरा जो है खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। मान लिया जाए क्या होता है, किसी खाते में 205 रुपये लिखने के स्थान पर हम क्या लिख दिए, 250 रुपये लिख दिए हों, तो तलपट क्या होगा, नहीं मिलेगा। तलपट बनाने से इस प्रकार की अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया। फिर है चौथा, अंतिम खाते तैयार करने में सहायक। तो व्यापार में क्या होता है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करने एवं चिट्ठे बनाने में तलपट से पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है, अतः इन्हीं के आधार पर हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। देखिए, हम जो है पहले पंजी प्रविष्टि किए, उसके बाद खाता बही तैयार किए। खाता बही के बाद हमको क्या बनाना रहता है, तलपट, और तलपट के आगे जो है हमको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल तलपट को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए कि तलपट के आधार पर हमको सामग्री मिल जाती है। किसके लिए, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता के लिए सामग्री हमको मिल जाती है। क्लियर हो गया। फिर सामग्री मतलब आंकड़ा। पांचवा, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायक।
तो तलपट से हम जो है महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष के तलपट में आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के तलपट के आंकड़ों से की जा सकती है। मतलब पिछले साल का क्या आंकड़ा था और इस साल का क्या स्थिति है, इसकी जानकारी हमको पता चल जाएगा और वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। और क्या परिवर्तन हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल में, वह स्थिति जो है तलपट के माध्यम से क्लियर हो जाती है। क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा तलपट का अर्थ को देख लीजिए, उसके बाद हम सीधा चलेंगे तलपट के ऊपर। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए खातों के विकलन तथा समाकलन पक्ष की राशियों के योग अथवा शेषों को ज्ञात करने के पश्चात उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक निश्चित तिथि पर तैयार की गई खातों की सूची क्या कही जाती है? तलपट कही जाती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, तलपट का अर्थ को। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं, परिभाषा को देख लीजिएगा, तलपट की विशेषताएं को आप पढ़ लीजिएगा। तलपट बनाने के उद्देश्य भी हैं, तलपट बनाने के उद्देश्य को भी आप पढ़ सकते हैं घर पे। तलपट बनाने की विधियाँ, अब यहाँ से हमारा जो है चैप्टर शुरू होता है। तलपट सामान्यतः निम्नांकित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा बनाया जा सकता है। पहला है योग विधि, दूसरा समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, और तीसरा है शेष विधि, और चौथा योग व शेष विधि। देखिए, योग विधि समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, और तीसरा शेष विधि, और चौथा योग व शेष विधि। इन चारों को आपको याद कर लेना है। थ्योरी जब क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो हो सकता है आपके प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि तलपट बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, तो आपको चारों विधियों के बारे में लिखना पड़ेगा। तो योग विधि में क्या होता है, फिर उसके बाद शेष विधि में क्या है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो योग विधि में क्या होता है, हम केवल योग को लेते हैं। ठीक है, खाता बही में देखिए, इस विधि के अनुसार खाता बही के प्रत्येक खाते का योग लगाया जाता है। खाता बही के जो प्रत्येक खाता है उसका योग लगाते हैं। खातों का योग तलपट में खातों का नाम लिखकर उसके सामने विकलन राशि स्तंभ में विकलन पक्ष का योग, और समाकलन स्तंभ में खातों के समाकलन पक्ष का योग। मतलब डेबिट पक्ष में डेबिट पक्ष का जो राशि का योग है उसको लिख देंगे, और क्रेडिट पक्ष में जो क्रेडिट पक्ष का जो योग है उसको लिख देंगे। ठीक है, समस्त खातों के दोनों पक्षों का योग तलपट में लिखने के पश्चात तलपट के विकलन व समाकलन पक्ष का योग लगाया जाता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट का क्या कर देंगे, जितने भी खाते हैं उनका योग लिखने के पश्चात हम दोनों पक्ष का योग लगा लेते हैं जो समान होता है। क्लियर हो गया। दूसरा विधि है, क्या विधि है दूसरा? समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए तलपट बनाना। तो इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में जिन खातों के विकलन और समाकलन पक्ष के योग एक समान होते हैं, विकलन मतलब डेबिट और क्रेडिट, तो जिन खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग समान होते हैं उन खातों को तलपट में नहीं लिखा जाता। समझ में आ गया? मतलब अगर दोनों पक्षों का योग क्या हो गया, समान है, तो ऐसे योग को हम क्या करेंगे, तलपट में नहीं लिखेंगे। इस विधि से तलपट उसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार योग विधि अनुसार तैयार किया जाता है। तो जो समान योग है उसको छोड़ देंगे, और जो बाकी और है जो डिफरेंस है उसको लिख देंगे। ठीक, फिर तीसरा जो है शेष विधि। शेष विधि में क्या होता है, तो इस विधि के अनुसार खातों का योग नहीं लिया जाता। इस विधि के अनुसार खातों का योग नहीं लिया जाता, वरन खातों का शेष निकालकर विकलन शेष को विकलन पक्ष में और समाकलन शेष को समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। देख लीजिए क्या होता है इस विधि में जो है हम खातों का जो योग है उसको नहीं लेते। हम क्या करते हैं, खातों का जो शेष निकालते हैं, शेष को लिखते हैं। अगर विकलन शेष को विकलन पक्ष में, अगर शेष निकला और विकलन है तो विकलन पक्ष में, मतलब डेबिट शेष है तो डेबिट पक्ष में, और क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यह शेष दोनों पक्षों का अंतर होता है। यह शेष क्या होता है, दोनों पक्षों का अंतर होता है। जो खाते स्वयं संतुलित रहते हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो खाते क्या होते हैं, स्वयं संतुलित होते हैं, इन्हें जो है शामिल नहीं किया जाता है। इसके आधार पर भी तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाना चाहिए, अन्यथा त्रुटि मानी जाती है। और यदि योग समान हो तो समझना चाहिए खतौनी करते समय कोई त्रुटि
नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि अगर योग अगर समान है तो आपको समझना चाहिए कि खतौनी करते समय कोई त्रुटि मतलब कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। क्लियर हो गया। प्रायः इसी रीति से जो है क्या करते हैं, हम तलपट को बनाते हैं। ठीक है, और यह पद्धति क्या है, सरल है। क्लियर हो गया। तो आपको शेष विधि को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है योग व शेष विधि। योग व शेष विधि में क्या होता है, तो यह विधि पहली और दूसरी विधि का मिश्रण है। योग और शेष विधि का मिश्रण है योग व शेष विधि। इस विधि में योग विधि व शेष विधि दोनों के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के दो स्तंभ रखे जाते हैं। पहले योग विधि के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के 2 स्तंभ रखे जाते हैं, जिनमें क्रमशः खाते का विकलन और समाकलन का योग को क्या करते हैं, लिखते हैं। योग को लिखते मतलब 2 प्रकार से बनाते हैं, एक तो योग विधि के द्वारा और एक शेष विधि के द्वारा। 2 प्रकार के इसमें जो है क्या बनाएंगे, तलपट तैयार करेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद शेष विधि के आधार पर विकलन और समाकलन राशि के स्तंभ रखे जाते हैं और जिसमें खाते का विकलन व समाकलन शेष लिखा जाता है। आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। अभी आप केवल समझने के लिए आप समझते जाइए इसको। तो ये 4 विधि हैं। पहला योग विधि, दूसरा समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, और तीसरा है शेष विधि, और चौथा है योग व शेष विधि। ये चारों हैं। इसके लाभ हानि जो हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम तलपट का निर्माण। तो तलपट का प्रारूप देख लीजिए आप। तलपट का प्रारूप क्या है, तो देख लीजिए तलपट का प्रारूप में क्या लिखा रहता है। तलपट एक निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाता है। तलपट का प्रारूप निम्नानुसार है। यहाँ पर तलपट दिनांक खाली स्थान को, तो आपको जिस तारीख को आप बना रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तलपट दिनांक, मान लो आप 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 2020 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। तो जिस तिथि को आप बनाएंगे उस तिथि को आप डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विवरण लिखा है और खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। बस यही तलपट का प्रारूप है। आपको इस तलपट के प्रारूप को याद रखना है। विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में देख लीजिए विवरण में क्या लिखते हैं। तो तलपट के प्रथम स्तंभ में खातों का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खातों का नाम लिखेंगे। जो भी खाता है, क्रय खाता, विक्रय खाता, है ना, पूंजी खाता, विक्रय खाता, सब सारा चीज़ आएगा। विकलन और खाता पृष्ठ क्रमांक, तो इस बही में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर संबंधित खाता बना होता है। फिर तीसरा है विकलन राशि। इस स्तंभ में खाते का विकलन योग और विकलन शेष की राशि लिखी जाती है। और चौथा है समाकलन राशि। इस स्तंभ में खाते का समाकलन योग अथवा समाकलन शेष की राशि लिखी जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं खाता बही। खाता बही को देख लीजिए। तो खाता बही उदाहरण के लिए मान लीजिए जो हमने उदाहरण 1 को देख लिया। उदाहरण 1 में देखिए, अब हमको शेष के आधार पर अगर बनाना है तो हम इस शेष को जो निकला हुआ जो शेष है वहाँ पर उसको देखते हैं। हम इसके आधार पर हम शेष, तो सभी जो खाते रहते हैं, जैसे ये कैश अकाउंट है मतलब रोकड़ खाता है, रोकड़ खाते का शेष विधि से बनाएंगे तो शेष को लेंगे। योग विधि से बनाएंगे तो विकलन पक्ष का योग और समाकलन पक्ष के योग को जोड़ करके बनाएंगे। उसका अलग अलग पक्षों में लिखना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल से ही समझेंगे हम। तो यहाँ पर जो है सारे प्रकार के खाते दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट मतलब पूंजी खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक उदाहरण में है कि उपयुक्त खाता बही के आधार पर 31 दिसंबर 2006 को योग विधि से क्या करना है, हमको तलपट बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिए हम तलपट 31 दिसंबर 2006 को योग विधि से। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम पूंजी खाता, रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता। अब योग विधि है तो योग विधि में हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या योग आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पूंजी खाता, पूंजी खाता में क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल बोलता हूँ, क्रेडिट पक्ष में लिखा है कितना 40,000। तो पूंजी खाता हमने यहाँ पर देखा था, खाता बही में यहाँ पर पूंजी खाता है। पूंजी खाता में देखिए बाई कैश अकाउंट कौन सा पक्ष में है, क्रेडिट पक्ष में। इसी बैलेंस को हम इधर लेके गए हैं, मतलब बैलेंस इसी पक्ष का है, क्रेडिट पक्ष का, इसलिए वहाँ पर क्या कर दिए, योग विधि में हमारा
केवल क्रेडिट पक्ष का योग है, इसलिए 40,000 क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए रोकड़ खाता यहाँ पर लिखा है, रोकड़ खाता में दोनों पक्ष में लिखा है, तो दोनों पक्ष में हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाता में देखिए दोनों पक्ष है, ये है क्रेडिट पक्ष और ये डेबिट पक्ष। डेबिट पक्ष में देखिए कितना है, 40, 30, 70 और 20, 90, और इधर को आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो इधर कम है क्योंकि इधर बैलेंस ले जाया गया है, इसलिए 10,000 20 रुपये कम है, मतलब इधर 80,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे ये 90,000 इधर और 79,980 रुपये इधर लिख दिया है पूंजी खाते से करके। तो इस प्रकार से आप खाता बही से भी डायरेक्ट देख करके आप बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है, प्रश्न में इस प्रकार से नहीं आएगा, प्रश्न में पहले से ही दिया रहेगा और उसके आधार पर आपको केवल उसको विकलन और समाकलन पक्ष में आपको राशि को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केवल उदाहरण के लिए, आप उदाहरण को देख करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में देखिए यहाँ पर लिखा है बाय ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खाता में क्या कर दिया, उतना राशि को डाल दिया, ठीक है। व्यापार खाता में 79,000 को डाल दिया है, ये इधर है, बैलेंस इस तरफ का है। डेबिट पक्ष क्या है, परचेस अकाउंट का, तो 79,000 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रय खाता को, विकलन पक्ष में है राशि, तो इसलिए विकलन पक्ष समाकलन पक्ष में नहीं जाएगा क्योंकि वो व्यापार खाता में डल गया है वो, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद विक्रय खाता, विक्रय खाता का योग हमेशा क्या होता है, क्रेडिट शेष होता है ना। तो यहाँ पर देखिए विक्रय खाता में यहाँ पर है बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 50,000, और इधर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये ऐसा क्यों करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जो भी है वो वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, उसको वर्ष के अंत में उसको व्यापार खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई भी क्रय का हो चाहे विक्रय का हो, वो व्यापार खाता में चला जाता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, आप केवल अभी इस प्रकार से ही समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हमने डाल दिया, ये दोनों क्या हो गया, 50,000 कौन सा पक्ष का है, क्रेडिट पक्ष का है, तो क्रेडिट पक्ष में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए सेल्स अकाउंट विक्रय खाता 50,000 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद मनीष अकाउंट, मनीष के अकाउंट में यहाँ पर कैश है 18,000 और बाई परचेस अकाउंट 18,000। अब दोनों पक्ष का योग क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर देखिए मनीष के में दोनों पक्षों का योग बराबर है, इसलिए दोनों पक्ष में लिख दिए, ठीक, 18,000। सुशील के में भी उसी प्रकार होगा, इसलिए इसने दोनों पक्ष में लिख दिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर यह रहता मनीष के में कि इधर कैश रहता, इधर शेष ले जाया गया रहता, तो यहाँ पर केवल क्या होता, यहाँ पर कैश है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करते, केवल इसी पक्ष के योग को उसी पक्ष में लिख देते हैं, जो केवल डेबिट पक्ष में लिखते। क्लियर हो गया। उसके बाद आहरण खाता जैसे 500 का है, राहुल का 17,000 बट्टा खाता है, और सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का भी यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी अकाउंट ये है टू कैश अकाउंट 500, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वर्ष के अंत में जितने भी लाभ हानि खाते से संबंधित हैं उनको लाभ हानि खाते में डाल देते हैं, मतलब वास्तविक खाता का जो जितने भी खाते हैं उनको व्यापार खाते में डालते हैं, और जो भी नाम मात्र खाते हैं उन सबके जो शेष है उसको हमको किस में डालना पड़ता है, लाभ हानि खाते में डालना पड़ता है। इसको हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इसको कैसे डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर उसके बाद क्या कर देना है, हमको दोनों पक्ष का योग लगा देना है। अब योग लगाएंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर बराबर आएगा। क्वेश्चन हम इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसमें पूरा क्रियात्मक प्रश्न को लेकर के हम इसको एक एक करके हल करते जाएंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, और आगे भी नए नए वीडियो आएंगे जिससे आप जो है कक्षा 11वीं के जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।